जैसा आपको बताया गया, मैं अपने चुनाव के अभियान के दरमियान आज यहाँ पर आया हूँ और आपसे मिलने के पहले हम यहाँ के सारे विधायकों से मिले, हुड्डा साहब के यहाँ उनके साथ भोजन किया और उन सब के भरपूर समर्थन का हमें वादा मिला है। जैसा कि अभी कहा गया आपसे कि मैं कई विरोधी दल जो हैं आज भारत की राजनीति में, उन्होंने मिलकर तय किया कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूं इस चुनाव के लिए, और मैंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज उम्मीदवार हूं। मैंने 27 जून को अपना नामांकन किया और 27 जून के बाद से लगातार हम घूम रहे हैं, कई प्रदेशों में जा चुके और अभी जो कुछ दिन बचे हैं उसमें बचे हुए प्रदेशों में जाएंगे। हर जगह मेरा जो कार्यक्रम होता है वो 2 कार्यक्रम तो निश्चित है। नंबर 1 कि वहाँ जो समर्थक विधायक हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी, जैसे आज यहाँ पर हुई, और दूसरा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर मीडिया से अवश्य मिलता हूँ, चाहे खबर छपे या ना छपे। क्योंकि मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने और लोगों तक पहुंचाने में और ये पूरा जो चुनाव है उसका संदेश लोगों तक जाए, उसमें ये बहुत कारगर है। तो हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि, और मान लीजिए कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बने, कम से कम लोकल न्यूज़ बनेगी और जिस अभियान में हम जुटे हैं उसका संदेश जनता तक पहुंचेगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें एमएलएज होते हैं और एमपीज होते हैं। ये और नजदीक करके बोलता हूं, ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। तो इसीलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूं, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूं। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है, समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। 60 years is not a small period of time। 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देख रहा हूं। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही,
मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं हुआ। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बोधि ट्री के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद कि सरकार को गिरा दो और वो इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है। और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जब दबाव बना रहे हैं कि आप, जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे? इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज के दिन जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशीं हो, वो कहीं भी सरकार चलाए, कहीं भी जीते। और जीत कर आता भी है जनता के आशीर्वाद से, तो उसको गिराया जाता है अनेक साधनों का दुरुपयोग करके, जिसमें सरकारी साधन भी। हम लोगों ने तय किया है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूं तो इसीलिए खड़ा हूं, अगर देश में घूम रहा हूं तो इसीलिए घूम रहा हूं कि ये संदेश हम हर जगह पहुंचाएं कि आज देश के हालात कितने बिगड़ गए। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, या नहीं होगा कि मैं सरकार को कहूं कि ऐसा मत करो, लेकिन राष्ट्रपति की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक उनका नैतिक अधिकार होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसको करना चाहिए। मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा वो खामोशी के 5 वर्ष रहे, और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं, तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा। आप में से जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा एक बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। 2007 में प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया था, फिर चुनाव जीती और पहली महिला राष्ट्रपति इस देश की बनी। उसकी एक तस्वीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं, और भी नेता लोग बैठे हैं, जिनको कुर्सी नहीं मिली वो बैकग्राउंड में खड़े हैं, और प्रतिभा पाटिल जी खड़ी होकर अपना नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दे रही हैं। ये 2007 का चित्र है। 2022 का चित्र क्या है? 2022 का चित्र है कि कई नेता वहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़ी होती हैं, और प्रधानमंत्री जी नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन खुद नहीं देती हैं। तो ये जो दृश्य है, ये आने वाले 5 वर्षों की कहानी पहले से ही बता देता है कि क्या होने वाला है। राष्ट्रपति का पद संविधान का सर्वोच्च पद है।
राष्ट्रपति के पद की बहुत गरिमा होती है, और अगर उसका कोई उपयोग है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, तो उसका ये है उपयोग कि वो उन शक्तियों का, उस मॉरल अथॉरिटी का उपयोग करें और इंश्योर करें कि सरकार सही रास्ते पर चले, टकराव से नहीं, बातचीत से। और राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को बुलाकर कोई मशवरा देता है तो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए उसको पूरी तरह से नकारना मुश्किल होगा। तो इसीलिए चुनाव आज महत्वपूर्ण बन गया है और हम पूरे जोर शोर से इस लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं। मैं बहुत आभारी हूं प्रदेश अध्यक्ष जी का, हुड्डा जी का, सारे यहाँ के नेताओं का, जिन्होंने आज चंडीगढ़ आगमन पर मेरा स्वागत किया और सारे विधायकों से और आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? नहीं, मैं तो हमारे उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के माननीय यशवंत सिन्हा जी, अध्यक्ष जी, साथीगण, हमारे पुराने साथी कुलकर्णी जी, पूर्व सांसद व पत्रकार बंधुओं साथियों, हमारी मीटिंग हो गई सीएलपी की, वहाँ सिन्हा साहब थे वहाँ, और सारे 30 विधायक थे वहाँ पर हाजिर। 30 ने ही अश्योर किया है कि पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से सब एक एक वोट सब 30 के 30 यशवंत सिन्हा जी को देंगे। तो ये आए हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पहले वहाँ आए हैं, अब पीसीसी में आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सारी इन्होंने बात तफसील में आपको बता दी है, तो मैं इनका फिर से यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपसे आग्रह करता हूँ कोई क्वेश्चंस सिन्हा साहब से हो तो यू कैन रेज हैंड, वी विल सेंड माइक टू यू। सिन्हा साहब नमस्कार। सिन्हा साहब इधर से। सर, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे, आपने कहा कि इस प्रकार की कभी भी स्थिति नहीं पैदा हुई कि ईडी, सीबीआई और तमाम चीजों का उपयोग किया जाए, लेकिन ये सरकार इस प्रकार चीजें कर रही है। आपको क्या लगता है कि उनकी योजना है कि विपक्ष को बिल्कुल धराशायी खत्म कर दिया जाए? और आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि ये माना जा रहा था कि विपक्षी दल के जो लोग हैं, अगर वो चाहे तो आप जीत जाएंगे। कितना आश्वस्त हैं? विपक्षियों से कितनी बात हो पाई आपकी? एक तो मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग, कोई किसी तरह का दुरुपयोग नहीं होता था। और मैंने आपको बताया कि 4-5 साल तो मैं स्वयं वित्त मंत्री था और बहुत सारी एजेंसियां हमारे अंतर्गत थी। वो अटल जी सहमति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते थे, ये सरकार टकराव के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। दोनों में मौलिक फर्क जो है वो यही है, कॉन्फ्रंटेशन, पहले कंसेंसस, आज कॉन्फ्रंटेशन। आश्वस्त, जहां तक आपने पूछा जीत के बारे में, तो मैं आश्वस्त नहीं होता तो इस बुढ़ापे में नगरी नगरी द्वारे द्वारे क्यों दौड़ता। इसीलिए दौड़ रहा हूं कि मैं आश्वस्त हूं। और मैं आज यहां आपको बता के जाना चाहता हूं कि जो दृश्य आपको सामने दिख रहा है ना, उसके पीछे भी एक दृश्य है। ये है कि द्रौपदी मुर्मू को वो सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है सर, टाइम्स नाउ से हूं मैं। शिवसेना ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ये कितना बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए और आपके लिए? नहीं, ये सेटबैक तो क्लियरली है अगर उन्होंने इस तरह का फैसला किया है, क्योंकि हम तो ये उम्मीद करके चलते थे कि जो बचा हुआ धड़ा है उद्धव ठाकरे के साथ, वो हमारे समर्थन में रहेगा
और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी हमको दिया था। लेकिन मैं आपसे फिर जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि कई फैक्टर्स के चलते वक्तव्य लोग एक प्रकार का देंगे, वोटिंग लोग दूसरे प्रकार से करेंगे। हाँ, अभी सुधीन कुलकर्णी जी ने मुझे याद दिलाया कि जो मीटिंग हुई थी विरोधी दलों की दिल्ली में, उस दोनों मीटिंग में शिवसेना के प्रतिनिधि थे। Manoj Kumar sir from Pioneer newspaper. Do you think sir central government is misusing ED and CBI against MPs and MLAs so that you get a minimum vote in this presidential election? They are definitely misusing the agencies under their control, government agencies, to frighten people, to ensure that they do not vote for me. But fortunately, as I said earlier, it is a secret ballot. So however much you might try and control somebody's mind, when he goes inside that polling booth, it might be a different picture. सिन्हा साहब, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, संपादक दैनिक सवेरा हरियाणा से। आपका जो चुनाव है, क्योंकि एमएलएज और एमपीज के द्वारा आपका मतदान उन्होंने करना है, आम जनता के द्वारा नहीं किया जाना है, और जो आपका मैंडेट है, जो आपका घोषणा पत्र एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वो एजेंसीज का दुरुपयोग और भय का माहौल, ये दो मुझे लगता है दो बिंदु आपके मुख्य केंद्र बिंदु में हैं। पर क्योंकि वोट एमपी और एमएलए ने देना है, वो संख्या अगर क्योंकि सीक्रेट बैलेट में, जैसे आपने कहा कि सीक्रेट बैलेट में मुझे ही मिलेगा, हो सकता है अंतरात्मा कुछ लोगों की जाग जाए और इस एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ आपको वोट दें। लेकिन जो नंबर्स हैं वो अभी आपको जो विपक्ष की तरफ से सहमति मिली है या मिलने जा रही है, वो कितनी है? अब देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं 12 जुलाई को, चुनाव है 18 जुलाई को। एक ये डेवलपिंग सिचुएशन है। कल अगर आप हमसे बात करते तो वो सवाल जो पूछा गया शिवसेना के बारे में, वो नहीं पूछा गया होता। तो डेवलपिंग सिचुएशन में आज के दिन कैलकुलेशन करके बता देना मैं सही नहीं मानता हूं। हम लोग देखेंगे 18 जुलाई तक क्या स्थिति बनती है। और फिर जोर देके इस बात को कहूंगा, एमपीज एमएलएज ही वोटर्स हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत लोग इन एजेंसियों के द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं। सिन्हा साहब, आप एक बड़े सियासतदान के साथ ही आप एक सीरियस थिंकर भी हैं। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर आप बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। अभी जो आपने कहा कि देश में खौफ का वातावरण है, इसके पीछे सरकार की एजेंसियां, सरकार का एटीट्यूड, बाकी सारी चीजें आपने गिनाई। मेरा सवाल ये है आपसे कि ये इस स्थिति का सोल्यूशन आप कैसे देखते हैं, बावजूद इसके कि बेरोजगारी है, इकोनॉमी के इस हालात में है। आपको क्या लगता है कि ये स्थितियां कब तक सस्टेन करेंगी और क्या सत्ता परिवर्तन 2024 में आपको नजर आ रहा है या चीजें आगे जाने वाली हैं? और देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम फेल होने लगता है तो लोग सड़क पर उतरते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम में ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन अगर अपना काम कर भी रही है, तब भी अगर लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही है तो वो निराश होकर सड़कों पर उतरेंगे। अब जैसे मैं बताऊं आपको, अग्निपथ योजना को लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे, बहुत हंगामा हुआ बहुत जगह। क्यों हुआ? इसलिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, वहां कोई बहस इसके बारे में नहीं हो रही थी, जिससे लोगों को लगे, पार्टियों के स्टेटमेंट्स आए इसका विरोध करते हुए, लेकिन लोगों को लगा कि ये नाकाफी है, इसलिए लोग खुद सड़क पर उतर गए। बेरोजगारी और महंगाई
बेरोजगारी को लेकर तो लोग सड़कों पर उतरे हैं कई जगह। महंगाई को लेकर भी सख्त नाराजगी है लोगों के मन में, लेकिन सरकार ने सांप्रदायिकता का दुरुपयोग करके इसको दबाने का प्रयास किया है। और आप और हम जानते हैं इस बात को कि अगर हम अंदर से नाराज भी हैं किसी बात को लेकर, तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, ये सरकार उस समुदाय को तो ठीक कर रही है, फिक्स कर रही है, दबा रही है, तो उससे हमको संतोष होता है। जैसे नोटबंदी में क्या हुआ, हमको कोई लाभ नहीं हुआ, मैं गरीब था, लेकिन हमको लगा कि अमीरों को दबाया गया, ये गया मैसेज, तो हम भी खुश हो गए। कैसे दबाया गया, क्या हुआ? 6 साल के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे बताइए कि कौन सा बड़ा काला धन नोटबंदी के चलते इस देश में पकड़ा गया? मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है, चाहे विदेशों में चाहे देश में। लेकिन नोटबंदी का एक दूसरा असर जो हुआ वो बहुत घातक हुआ कि जितना काला धन था देश में वो सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया और वाइट हो गया। सर इधर सर प्लीज। सर मैं पवन कुमार हूं जनता टीवी न्यूज चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि जब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ आई थी अपना वोट की अपील करने के लिए, तब जो बीजेपी के लीडर हैं या तमाम जो नेता हैं उनका यही कहना था कि एनडीए ने जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है वो उम्मीदवार एक आदिवासी क्षेत्र से, एक दलित है और बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से है, महिला को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। आपके मुकाबले में जब तुलना की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि हमने उम्मीदवार ऐसा दिया है जो ऐसा उम्मीदवार है जिसको कांग्रेस के लोग भी वोट करने के लिए मन बनाएंगे, क्योंकि हमने एक दलित और एक महिला को चुना है उम्मीदवार के तौर पर जो पिछड़े क्षेत्र से। क्या कहना चाहेंगे सर उनके उम्मीदवार पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब वो यहाँ आई थी तो यहाँ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? नहीं, आपसे पूछता हूँ, कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मैं जहां जा रहा हूं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। 60-70 लोगों को मैं इंडिविजुअल इंटरव्यू दे चुका हूं अब तक। तो ये क्या दिखाता है? ठीक है, महिला हैं, वो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार को इतनी ही चिंता है कि उस वर्ग का उत्थान हो, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना पद छोड़ दें और द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री बना दें। ताकत तो वहां है, बना दें उनको। क्यों नहीं वो उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं? अगर बनाना है और आदिवासी महिला का उत्थान करना है, वो नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार प्रतीकों में विश्वास करती है, सिंबल्स में विश्वास करती है, जुमलों में विश्वास करती है। सर करण एएनआई से हूँ। आप जब बीजेपी में थे और अब जो बीजेपी है, कितना फर्क समझते हैं आप? क्या फर्क आ गया वाजपेयी साहब के और अब? वो जो जिस बीजेपी में मैं था, दैट बीजेपी इज डेड एंड गॉन। आज की जो बीजेपी है वो इट्स ए कंप्लीटली न्यू पार्टी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उस बीजेपी में, इस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन उतना न समय आपके पास है न मेरे पास है। उसमें अगर पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कंसेंसस के आधार पर बातचीत तय होती थी, तो आज कॉन्फ्रंटेशन के आधार पर तय होती है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसमें मैं राष्ट्रपति के चुनाव को भी इंक्लूड करता हूं कि अगर बातचीत सरकार गंभीरता से करती तो हो सकता था कि चुनाव की नौबत ही नहीं आती, सब लोग मिलकर एक उम्मीदवार तय कर लेते। सरकार इसमें विश्वास नहीं करती है। सरकार एक देश, एक पार्टी, एक नेता, उसमें विश्वास करती है, एंड दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। नमस्कार सर, मैं राकेश गुप्ता हूँ एएनबी न्यूज़ चैनल से। मैं चुनाव से हटकर आपसे अर्थव्यवस्था पर एक सवाल करना चाहता हूँ।
हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भयंकर संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि आपने मंत्रालय देखा है और इस समय जो हमारे देश की स्थिति कहें, खासकर आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था, वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, बहुत इसका लंबा चौड़ा उत्तर होगा, लेकिन संक्षेप में आपको बताता हूं। आपने जो पड़ोसी देशों की बात की, तो श्रीलंका में एक संकट है, उसके बहुत विशेष कारण हैं और उसकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है, वो विषय हमने भी नहीं रखा, आपने भी नहीं पूछा, लेकिन यहाँ आते समय मैंने पूछा था कि आज एक्सचेंज मार्केट में रुपए की क्या कीमत है, तो बताया गया कि रुपए की कीमत 79 रुपीज 63 पैसे टू $1 रुपए की कीमत हो गई है। अब आप पूरा एक इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपने टाइम में यूपीए के 10 साल में देखिए कि रुपए की कीमत पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पहले आज के प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा रुपए की कीमत को लेकर, कहा था, याद है ना? उन्होंने कहा था पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, नेपाल का रुपया नहीं गिर रहा है, भूटान की करेंसी नहीं गिर रही है, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिर रही है। इतने बड़े विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बताएं रुपए की कीमत क्यों गिर रही है। ये हमारे आज के प्रधानमंत्री जी सवाल पूछा करते थे। उस समय रुपए की कीमत थी 58 रुपीज 44 पैसे टू $1, 58 रुपीज 44 पैसे। आज हो गया 79 रुपीज 63 पैसे। आज उनसे हक बनता ना इस देश की जनता का पूछने का कि रुपए की कीमत इतनी नीचे क्यों चली गई आपके राज में। नंबर 1। नंबर 2 कि नोटबंदी का जिक्र मैंने किया आपसे। अब आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मेरी बात पर मत जाइए। 2016 में नोटबंदी हुई, 2017-18 से आप देखेंगे हर वित्तीय वर्ष में जो एनुअल ग्रोथ रेट होता है इकोनॉमी का, वो जो 16-17 में 8% प्लस था, वो गिरते 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 प्री कोविड ईयर में 4% पर आ गया। 4% में आने में कोविड का कोई योगदान नहीं था, लेकिन 8% प्लस से गिरते गिरते हम 4% पर आ गए और उसके बाद कोविड आया तो माइनस में चले गए। अब वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल छाया हुआ है। सब दुनिया के देश जो हैं वो इंटरेस्ट रेट रेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी आरबीआई ने ब्याज का दर बढ़ाया है। ब्याज का दर क्यों बढ़ाते हैं? महंगाई रोकने के लिए। लेकिन ब्याज का दर बढ़ाने से आप और हम खरीदारी कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, फिर डिमांड के ऊपर उसका असर पड़ता है, जो उसका चाहते हैं कि यह असर पड़े, डिमांड गिरने लगता है, फिर अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में चली जाती है। लेकिन उससे भी बदतर स्थिति होती है जिसको इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन है, मतलब स्लो डाउन है, ग्रोथ नहीं है, और इन्फ्लेशन भी है। आज हमारे देश में हम इन्फ्लेशन भी देख रहे हैं, जो होलसेल इन्फ्लेशन वो 16-17% है, रिटेल इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास है। ग्रोथ रेट आप देखते हैं कि नीचे है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। और जो बेरोजगारी और महंगाई की बात हुई, वो इसी से निकला हुआ है। जो रुपया नीचे गिर रहा है वो इसी से निकला हुआ है, और इसके बहुत बुरे परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हेलो सर, दिस इज साक्षी शर्मा फ्रॉम इंडिया न्यूज। सर, जितने भी करंट मुद्दे होते हैं उस पर बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। आपने अग्निपथ हो चाहे इन्फ्लेशन हो, सभी मुद्दों पर अभी बात रखी। एक और मुद्दा है जो अभी करंटली काफी जिस पर चर्चा हो रही है, यूपी में जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लेकर आने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है,
क्या आप मानते हैं, आपका क्या विचार है कि देश में इस वक्त क्या इस तरह के किसी कानून की जरूरत है या नहीं? उस पर यूपी में क्या करेंगे अल्टीमेटली वो जब होगा। यूपी पर टिप्पणी करने से मैं खुद भी बहुत घबराता हूं और इस हेलो, क्योंकि मैं एनसीआर में नोएडा में रहता हूं। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब वो किस दिन बुलडोजर लेकर आके मेरे घर को गिरा दें, ये भय मेरे अंदर भी है। हमने आम आदमी पार्टी से, जैसे हमने सबसे वोट मांगा है, आम आदमी पार्टी से भी वोट मांगा है। अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई फैसला लेकर आप सबको बताएं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं हाल के दिनों में अपने अभियान के दरमियान कश्मीर गया, श्रीनगर गया। कई लोगों ने हमसे पूछा कि श्रीनगर जाने का क्या मतलब है, वहाँ तो विधानसभा भी नहीं है, कुछ 2-4 वोट हैं एमपीज के, उसके लिए दौड़ के क्यों जा रहे हैं। मैं कश्मीर इसलिए गया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कश्मीर के लोगों को और देश की जनता को कि मैं कश्मीर के लोगों को के साथ खड़ा हूं। आज दोबारा है भारत के इतिहास में कि कश्मीर के लोगों का वोट इस चुनाव में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप वहां जाके स्वयं अपनी आंखों से देखें, वहां के लोगों से सचमुच में हृदय से हृदय मिलाकर बात करें, तब सच्चाई का पता चलता है। नहीं तो ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, जैसे कि चंडीगढ़ में लगता है। और कश्मीर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रही है। मैं चाहता हूं कि सारे देश की प्रतिबद्धता रहे कश्मीर के प्रति। अभी जो अमरनाथ यात्रा में दुर्घटना हुई ना, मैं उस दिन वहीं था, उसके एक दिन पहले वो दुर्घटना हुई थी। तब तक कुछ छन की खबरें आ रही थी। अभी जब मैंने उसको फॉलो अप किया तो पता ये चला कि इसके लिए सीधे सीधे कश्मीर का प्रशासन जिम्मेदार है। 3000 से 5000 लोग जाते थे एक दिन में। उनको कहीं कहीं टेंट में रखा जाता था। इस बार वो संख्या बढ़ के 15000 हो गई और उनको ऐसे जगह में रख दिया गया जहां पर कि वो क्लाउड बर्स्ट का असर पड़ा, वो बह गए। तो इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं और आमजन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो तो हो ही रही है। इसलिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए मैं कश्मीर गया था। सर, रवि चंदेल, सूर्या समाचार। एक्सक्यूज मी, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। सर, देश के अंदर जो मौजूदा माहौल बना हुआ है, आप इस समय विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, किस तरीके से देखते हैं पूरे देश के अंदर विपक्ष का रोल और खास तौर पे कांग्रेस का, जिस तरीके से आए दिन सिमटती जा रही है राज्यों के अंदर? ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस का क्या रोल देखते हैं? किस तरीके से कांग्रेस जो है वो देशवासियों की आवाज को बुलंद कर सकती है? देखिए, मैं मानता हूं, 2 भाग में इसका उत्तर दूंगा। एक तो मैं मानता हूं कि कई विपक्षी दलों का एक साथ आना, 2-3 दिन तक दिल्ली में बैठना और उसके बाद ये तय करना कि एक साझा उम्मीदवार हम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा करेंगे, फिर एक नाम पर सहमति बनाना, ये अपने आप में हालिया भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। मैं ऐसा मानता हूं
और मैं ये भी मानता हूं कि ये राष्ट्रपति चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद आगे भी जाएगा। जहां तक आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उसकी अपनी एक भूमिका है। इस देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं कहीं रीजनल पार्टीज भी हैं, लेकिन कई सीटों पर सीधा, कई प्रदेशों में सीधा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के रोल को घटाकर मिनिमाइज करके देखना आने वाले दिनों में सही नहीं होगा, और सब लोग इकट्ठे आ जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी।